क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं और आपने जनरली वाइट मनी से ही खरीदी है, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ जाए कि नहीं जी, आपने ये प्रॉपर्टी चूंकि सस्ती खरीदी है, सर्कल रेट से कम पे खरीदी है, इसलिए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा कब हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में आप लोगों को प्रॉपर्टी सस्ती खरीदने पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, और उसका बचाव क्या है। तो आज हम यही बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसका बचाव होता है और कैसे किन किन परिस्थितियों में इन पर टैक्स लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सी अमित गौड़। और इनकम टैक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि गिफ्ट पर कैसे टैक्स लगता है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के रूलिंग के हिसाब से गिफ्ट की परिभाषा में आती है। चलिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं। वो 2004 से पहले हो क्या रहा था कि मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी। मेरे पास वाइट मनी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लोग करते थे कि भाई अपने सर्कल में ढूंढते थे किसके पास वाइट मनी है, कि जिसके पास XYZ, मेरा पड़ोसी हो सकता है, मेरा ऑफिस में कलीग हो सकता है, कोई भी, और उसके पास हम ढूंढते थे और उसके पास व्हाइट मनी मिल जाता तो हम कहते थे कि भाई एक काम कर यार, तू प्लीज हमसे पैसे ले ले और हमसे कैश ले ले, ब्लैक मनी, और अपना व्हाइट मनी हमें दे दे। और हम इस ट्रांजेक्शन को गिफ्ट का नाम देते थे। जैसे ही हम गिफ्ट का नाम देते थे तो गिफ्ट पर कहीं कोई टैक्स लगता ही नहीं था। जैसे ही टैक्स नहीं लगता था तो मेरा काम हो गया बल्ले बल्ले, बस, तो इनकम टैक्स से तो मैं बच गया। तो यही चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ी, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ी तो इनकम टैक्स ने कहा कि भाई ठीक है, ये तो हम गलती है, और इसीलिए हमने इनकम टैक्स में चेंज किया और हमने कहा कि भाई 2004 1 सितंबर 2004 के बाद अगर आपको कोई भी पैसा गिफ्ट में मिल रहा है, मनी में मिल रहा है, ठीक है, तो उस पैसे को हम गिफ्ट की परिभाषा में लेकर आएंगे और उसके ऊपर इनकम टैक्स में टैक्स लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जिसने ये कहा कि फॉरेन इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उसमें हम क्लॉज आए 5 पर, और क्लॉज 5 में हमने कहा कि भाई 25,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको कोई भी मनी में गिफ्ट मिल रहा है, मनी के टर्म्स में, चाहे वो कैश में हो चाहे वो आपके बैंकिंग में हो, तो वो उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी कि सर ये 25,000 रुपए की लिमिट बहुत छोटी सी है, तो हम लोगों ने 2006 में जाकर इस लिमिट को थोड़ा सा एनहांस किया और हमने बोला कि भाई ठीक है, इस लिमिट को 50,000 रुपए तक अब हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने 2006 में ले जाकर हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मनी, चाहे कैश या बैंकिंग, कैसे भी अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर 50,000 रुपए तक आपका फ्री रहेगा। लेकिन जैसे 50,000 रुपए से ज्यादा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच ऑल सम जो है वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा। 2009 के बाद 2009 तक भी यहाँ पर भी लोगों ने मतलब प्रोविजन में देखा, सरकार फिर से, विभाग तो जुगाड़ू है ना, तो लोगों ने देखा कि यार एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है। 2009 तक भी अगर आप देखें तो हम क्या बात कर रहे हैं, केवल और केवल मनी टर्म्स की, कि आपको कैश या बैंक में मिले। अगर मैं कहता हूं कि यार मेरे को कोई बंदा गिफ्ट कर दे ज्वेलरी, कोई बंदा गिफ्ट कर दे आर्ट पीस, कोई बंदा गिफ्ट कर दे मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? सॉरी सर, नहीं। तो यही चीज डिपार्टमेंट ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, 2009 में फिर हम चेंज लेकर आए और अब हमने इसमें शामिल करवा दिया किस किस को, पहले की तरह सम ऑफ मनी तो था ही था, अब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल कर दिया कि आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है 50,000 रुपए से ज्यादा की, तो ऑटोमेटिकली उस केस में हम आपको इसको भी इनकम टैक्स की परिभाषा में ले जाएंगे। प्लस अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको थोड़ा सस्ता खरीदा है 50,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, तो उस पे भी हम आपको इन टर्म्स हम मानेंगे कि ये आपको गिफ्ट मिल गया है और इसके को भी हम गिफ्ट की परिभाषा में शामिल करते हुए इस पे भी टैक्स लगा देंगे। इस चीज को अभी हम और डिटेल पढ़ेंगे जब हम अभी क्लॉज 10 को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लॉज 7 पर आए हैं, पहले हमने कहा क्लॉज 5, फिर क्लॉज 6, फिर क्लॉज 7। तो 2009 में जाके हम लोगों ने चेंजेस किया, अब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी शामिल किया, साइड बाय साइड मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हमने शामिल कर दिया, एनी अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एनी अदर प्रॉपर्टी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में भी विदाउट कंसिडरेशन 50,000 रुपए, या फेयर मार्केट से अगर आप सस्ता खरीद रहे हैं तो भी 50,000 रुपए से अगर वो डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद फिर लोगों ने यहां पर भी प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग देखिएगा कि लोग भी कितने समझदार हैं हमारे यहाँ इंडिया में।
हमने देखा कि यार इस परिभाषा में अभी तक टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर। किसके ऊपर टैक्स लग रहा है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई साहब एक काम करो यार, मेरे को तो गिफ्ट लेने ही है, मेरे को तो अपने पैसे व्हाइट में करने हैं, तो एक काम करते हैं, एक काम करो भाई साहब ये पैसा मेरे से लो और ये पैसा अब की बार मेरे को दो, किसमें, मेरी पार्टनरशिप फर्म में, मेरी पार्टनरशिप फर्म में दे दो, ठीक है, या मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है उसमें दे दीजिए। देन ऑटोमेटिकली हमने कहा यार ये तो फिर हम इग्नोर कर गए और लोग बाग तो फिर वो कर गए। तो इसीलिए हमने अप्रैल 2017 में जाके इस प्रोविजंस में फिर अमेंडमेंट लेकर आए और अब हम लेकर आए क्लॉज 10 जो आज की डेट में एप्लीकेबल है और इसी को हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं क्लॉज 10 का जो आज की डेट में एप्लीकेबल है। शुरुआत में वो कहता है कि जी हमारे ऊपर कौन कौन सी गिफ्ट लगेंगे या कौन कौन सी ट्रांजेक्शन गिफ्ट की परिभाषा में आती हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हमारी ट्रांजेक्शन आती है एनी सम ऑफ मनी, एनी सम ऑफ मनी, वही वाली बात है, एनी सम ऑफ मनी इज नथिंग बट आप लोगों को कोई भी मनी या तो कैश में या फिर आपको बैंक में पैसा प्रोवाइड मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर एग्रीगेट वैल्यू की बात हो रही है। इट मींस अगर मेरे को 10 लोगों ने 10,000 रुपए करके दिए तो 1 लाख रुपए मिल गए, ऑटोमेटिकली मैं कहूंगा ये टैक्सेबल है। ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा हुआ पहला गिफ्ट और इस पर हमारा इनकम टैक्स में ये इनकम में की तरीके से शामिल हो जाएगा और उसके हिसाब से जब इनकम में शामिल होगा तो फिर वो टैक्सेशन के हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से आप पे टैक्स लग जाएगा। दूसरा प्रोविजन, अब दूसरा प्रोविजन समझिएगा जो बहुत ही क्रूशियल है कहीं ना कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं तो दो तरीके से आ सकती है आपके पास। पहली आ सकती है विदाउट कंसीडरेशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट कंसीडरेशन मेरे को किसी ने गिफ्ट करी है, मेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे ससुराल पक्ष से हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है। तो विदाउट कंसीडरेशन अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी मिले जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, ऑलवेज रिमेंबर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, फेयर मार्केट की बात नहीं हो रही, मार्केट वैल्यूएशन की नहीं बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन इज नथिंग बट जैसे सर्कल रेट होता है, तो अगर वो सर्कल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा थी तो वो हम शामिल कर लेंगे आपके इनकम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि हम ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब अगर मान के चलीजिए मेरे को एक साल में 2 प्रॉपर्टी मिली गिफ्ट के तौर पर, एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 40,000 रुपए और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 1 लाख रुपए, तो मेरे केस में 1 लाख रुपए जो है वो तो मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा 56 सबसेक्शन 2 में, और जो 40,000 है उस पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 40,000 रुपए 50,000 रुपए से छोटा है। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। ठीक है, ये याद रखिएगा, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हर प्रॉपर्टी अलग ट्रीट होगी। चलिए, ये तो हुआ पहला प्रोविजन। अब क्रूशियली दूसरा प्रोविजन जो बहुत कहीं ना कहीं मार्केट में ना तो लोगों को जानकारी है और लोगों के पास कॉमन वे में इसके ऊपर नोटिस आ जाता है। वो क्या है? वो कहता है कि जी आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर ए कंसीडरेशन। जब मैंने खरीदी, ठीक है, जब मैंने खरीद ली तो कहीं ना कहीं इसमें गिफ्ट की एजम्पशन होगी ही नहीं हमारी आम भाषा में, लेकिन इनकम टैक्स इसमें भी एक गिफ्ट की एजम्पशन लेकर आ गया। वो कैसे लेकर आया? उन्होंने कहा कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, जिस रेट में खरीदी है उस रेट में और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन में फर्क है। और वो फर्क कितना है? वो फर्क है 50,000 रुपए से भी ज्यादा और 10% ऑफ कंसीडरेशन से ज्यादा। 10% ऑफ कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन हम दे रहे हैं उसके 10% से स्टैंप ड्यूटी ज्यादा है। इट मींस मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा एक मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं 50 लाख रुपए की। कितने की? 50 लाख रुपए की। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी मैंने खरीदी 50 लाख रुपए की और उसका 10% जोड़ दीजिए। इट मींस 5 लाख रुपए जुड़ जाएगा। तो अब मेरी प्रॉपर्टी के हिसाब से 50 + 5 55 लाख। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 55 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में जो भी डिफरेंस है वो आपकी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। मान के चलिए कि इस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 56 लाख रुपए है, 56 लाख रुपीज।
देन ऑटोमेटिकली 6 लाख रुपए का एक गिफ्ट एज्यूम कर लिया जाएगा और आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर आपको एक रिलैक्सेशन मिला है 10% का। 2017 से पहले ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं होता था। 2017 से पहले तो सीधा सीधा जो भी डिफरेंस होता था वही एडबैक हो जाता था। तो 2017 तक जाते जाते लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी कि भाई सर थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, तो सरकार ने वो डेविएशन के लिए एक लिमिट पुटअप की। लिमिट इनिशियली 20% थी, फिर वो 10% हुई, फिर 5% हुई और एज ऑन टुडे वो लिमिट फिर से एनहांस होके 10% पर आ गई है। तो हमने कहा कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से सस्ती है, तो प्लीज ये फाइंड आउट कीजिए कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और कंसीडरेशन में जो गैप है वो 10% से ज्यादा तो नहीं है। और 10% किसका? कंसीडरेशन का, नॉट स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझें, मान के चलीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी से टेक फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कितने की है? 1 CR की। तो उसमें 10% गैप किसका करें? स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन का नहीं, 10% वहां का गैप नहीं करना। तो ये आप कहोगे 1 करोड़ का 10% 90 हो गया जी, 10% घटा लो 10 लाख रुपए, इट मीन 90 लाख रुपए। नहीं, आपको 10% किसका जुड़ेगा? कंसीडरेशन का। अगर मान के चल लीजिए आपने 1 CR की प्रॉपर्टी 90 लाख रुपए में खरीदी, तो 90 लाख रुपए का 10% एडबैक होगा, रिवर्स बैक, तो 9 लाख रुपए ऐड हुआ। कितने हुआ? 99 लाख रुपीस। 99 लाख रुपीस जब हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 1 CR, आपका पूरे का पूरा 10 लाख एज इनकम ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इट मींस अगर 1 CR की कोई स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है तो आप लोग कहेंगे, मान के चलिए इस केस में 90 की जगह 91 लाख रुपए होता तो केवल 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा प्राइसेस बढ़े, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्राइसेस पर होगा क्या? मैं ये कहूंगा कि 91 प्लस 10% ऑफ 91 मतलब 9,10,000 रुपए जुड़ गए। इट मींस टोटल कितना हो गया? 1 CR प्लस 1 CR 10,000 रुपीज, 1 करोड़ 10,10,000। जैसे 1 करोड़ 10,000 हुआ और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 1 CR, तो मेरे केस में कहीं कोई भी गिफ्ट एज्यूम नहीं किया जाएगा, कहीं भी कोई गिफ्ट एज्यूम नहीं किया जाएगा, ना ही कोई इनकम में एडबैक होगा। अब एक सिंपल समझ लीजिएगा, इसी एग्जांपल में अगर मैं कहूं कि 90 लाख रुपए का मैंने लिया होता, तो मेरे केस में 10 लाख रुपए का एडिशन था। 10 लाख रुपए एडिशन होते ही मेरी इनकम, मान के चलिए मैं ये कहता हूं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए पहले थी और 10 लाख रुपए ये ऐड हुई, तो मेरे पास 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। मैंने तो बचाया भी कुछ नहीं। इससे अच्छा तो मैं सामने वाले को कहता है 90 की जगह भाई साहब 91 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए फालतू दीजिए, लेकिन उस केस में आपको 2 लाख रुपए टैक्स तो बच जाता। ठीक है, हालांकि बचाव और भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हमने कहा कि आप लोगों के केस में अभी हम बचाव को ना करें, तो एज पर नॉर्म्स इनकम टैक्स ने तो आपको एक बार टैक्स लगा देना था अगर वो 10% से ज्यादा का गैप है। चलिए, अब इस यहां पर कुछ रियायतें दी गई, कुछ छूट दी गई, कुछ रिलैक्सेशन दी गई। वो रिलैक्सेशन जेन्युइनली कैसे हुए? मान के चलिए मैंने कहा पहली रिलैक्सेशन क्या है? पहली रिलैक्सेशन कहा, मैंने कहा कि जी मैंने जब एक प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट किया, मैंने प्रॉपर्टी खरीदने का एक एग्रीमेंट किया, मान के चलिए 2010 में मैंने किया था। 2010 में मैंने एक फ्लैट बुक कराया। उस समय उसकी सर्कल रेट वैल्यू थी 50 लाख रुपए। मैंने 50 लाख रुपए पे ही खरीदा, मार्केट के रेट से ही खरीदा, मार्केट में ही 50 लाख रुपए था और सर्कल रेट में ही 50 लाख रुपए। ठीक है, अब फ्लैट को बनते बिल्डर ने टाइम लगा दिया और जैसे तैसे मिलके बड़ी मुश्किल से वो 2022 में मेरे को उस फ्लैट की डिलीवरी मेरे को मिली। फ्लैट की जब तक डिलीवरी हुई तब तक वहां के सर्कल रेट बढ़ गए और अब सर्कल रेट हो गए 75 लाख रुपए। मान के चलिए एक एग्जाम्पशन के तौर पे मान के चलिए अब सर्कल रेट है 75 लाख रुपीस। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? जब मैंने एग्रीमेंट किया था तब तो 50 लाख रुपए का ही था और सर्कल रेट भी 50 का ही था, तो तब तो मेरा दूर दूर तक भी कोई गैप नहीं था। ये जो गैप हुआ वो गैप किसकी वजह से हुआ? क्योंकि प्रॉपर्टी जो बिल्डर था उसने उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा दिया और मेरे को पोजीशन मिलते मिलते लेट हो गया। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरा डेट ऑफ एग्रीमेंट पे ही आप लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन चेक कीजिए। ठीक है, मेरी डेट ऑफ एग्रीमेंट मतलब अब टर्म्स एंड कंडीशन समझें, डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्री अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने कहा कि सर मेरा डेट ऑफ एग्रीमेंट के पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन था उसी को कंसीडर कीजिए इस प्रोविजन के लिए जो मेरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन था एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट उसे कंसीडर कर लीजिए। ठीक है,
कहीं ना कहीं आपकी बात लॉजिकल है, बिल्कुल सही बात। तो डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है सर, मैं आपकी बात को सहमत हूं, मैं आपकी बात को वैल्यू रखते हुए एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट आपका कंसीडरेशन ले लेता हूं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फर्दर, एक और कंडीशन क्या कीजिए, आप मेरे को प्रूफ तो कीजिए कि वास्तविकता में आप लोगों का एग्रीमेंट बैकडेट में हो चुका था। अब ये कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिंपल बिना एजम्पशन लिए जाए, कहे कि ये कागज था, देखो जी ये मेरा कागज है जी, मैंने कुछ वो किया था एग्रीमेंट, तो हम ऐसे कैसे मान लें। तो हमने कहा कि ठीक है, हम मानेंगे ये बेसिक कि आपका एग्रीमेंट बैक डेट में ही हुआ होगा, कि प्रोवाइडेड आप लोगों ने कंसीडरेशन को टोटली या इन पार्ट, स्पेशली टोटली तो बहुत गिने चुने लोग केसेस में होगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में कुछ पार्ट पेमेंट तो आप लोगों ने करी होगी ना उसी डेट में। जब आपने 2010 में फ्लैट बुक कराया, तो फ्लैट बुक कराते समय कुछ तो पेमेंट की होगी, जो वो पार्ट पेमेंट है उसको हमें दिखा दीजिए। अब पार्ट पेमेंट आपने कहा जी सर वो तो मैंने कैश दी थी, सर कैश का कोई प्रूफ नहीं होता, तो प्लीज इसीलिए हमें कंफर्म कर दीजिए कि ये पार्ट पेमेंट आप किसी भी तरीके से कंफर्म कीजिए कि आप लोगों ने ये आइदर अकाउंट पे चेक से दी थी, या ड्राफ्ट से दी थी, या किसी भी तरीके से बैंकिंग चैनल में आई थी। बैंकिंग चैनल में आई थी तो हमें ये पता है कि फिर आप लोग कोई भी कागजों में तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, फिर वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगी। तो आप लोगों को केवल इतना करना है कि आप लोगों को बैक डेट में अपना जिस डेट में एग्रीमेंट हुआ था वहां पर आपकी कोई भी पार्ट पेमेंट भी अगर चेक से है, तो हम मान लेंगे कि आपका एग्रीमेंट पीछे का है, और उसी डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को हम कंसीडर करेंगे सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन के लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल परफेक्ट है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन, अब जहां पर हमने कहा कि इस प्रोविजो का बचाव है, ऐसा नहीं है कि प्रोविजो का बचाव ही नहीं है, सरकार ने कोई भी टैक्स लगाना है और हम पे टैक्स लग जाएगा। जहां मैं जेन्युइन हूं, जहां मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, वहां पर मेरे ऊपर कैसे टैक्स लग जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, इस केस में बचाव क्या, बचाव ये कि अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है ही ज्यादा, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन एक्चुअल में भी ज्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान के चलिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमारे पास कॉमन वे में एग्जांपल आते हैं गाजियाबाद से, और वहां पर कॉमन ये आता है कि सर सर्कल रेट तो वहां पे ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिलती है। और कितना गैप होता है, 20-30% तक भी गैप आता है कि जी वो सर्कल रेट के हिसाब से 30 लाख रुपए की थी और प्रॉपर्टी मार्केट में 20 और 22 लाख रुपए की बड़े प्यार से वो बिकती है। बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन होती है, तो ये तो सभी को पता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन एक एरिया के लिए डिक्लेयर की जाती है, एक एक गली एक एक प्लॉट के लिए तो नहीं होती कभी भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। तो ऐसा कॉमन है कि भाई एक मोहल्ले में एक प्रॉपर्टी बड़ी प्राइम लोकेशन पर हो सकती है और एक बहुत पीछे के एरिया में हो सकती है। एक 24 फुट मीटर की गली, 24 मीटर की गली में है मकान, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन, और एक 6 मीटर की चौड़ी सड़क पे है, तो 24 मीटर वर्सेस 6 मीटर, क्या सेम सर्कल रेट होना चाहिए, क्या सेम वैल्यूएशन हो सकता है, नहीं हो सकता सर। एक पार्क फेसिंग है, एक विदाउट पार्क फेसिंग है, सर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक कॉमर्शियल लोकेशन के पास है, एक विदाउट कॉमर्शियल लोकेशन है, बिल्कुल सर अंतर आएगा। एक कॉलोनी के बिल्कुल मेन रोड के बिल्कुल पास है, एक मेन रोड से बहुत पीछे है, तो डिफरेंस तो हो सकता है। सर्कल रेट कंपलसरी 100% श्योर नहीं है कि वो, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सर्कल रेट बिल्कुल हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक जैसे एप्लीकेबल हो जाए। तो इसी चीज को हम यहां पर कहते हैं कि सेक्शन 50C में ही आता है ना, कि जहां पर हम ये कहते हैं कि सर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे सेलर का। ठीक है, तो यहां पर हम यही ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। हम कहते हैं कि सर ये जो 50C है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो गलत है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन गलत है, तो सर आप एक काम कीजिए, हम अपने असेसिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं कि सर प्लीज एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर दो, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर दीजिए। वो वैल्यूएशन ऑफिसर आए मेरे इलाके में, प्रॉपर्टी को विजिट करे, डिस्कशन करे प्रॉपर्टी डीलरों से, उसे पता चल जाएगा क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑटोमेटिकली उस केस में जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू देगा उस वैल्यू को इस सेक्शन में पुट अप कर दीजिए, और फिर ये प्रोविजन वापस अप्लाई कर दीजिए। मान के चल लीजिए मैंने कहा अपने असेसिंग ऑफिसर को कि सर मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने, मान के चलिए गाजियाबाद का एग्जांपल उसी को लेते हैं कि 30 लाख रुपए का सर्कल रेट जरूर है, ठीक है, लेकिन मैंने जो प्रॉपर्टी 22 लाख रुपए में खरीदी थी वो जेन्युइनली 22 की ही है। अब मैं अपने असेसिंग ऑफिसर को मैंने जब चैलेंज किया तो उसने कहा कि ठीक है मैं एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करता हूं। उसने वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने आया, उसने इलाके में सर्च आउट किया, उसने बोला हाँ सर बात तो है, ये प्रॉपर्टी 22 की नहीं होगी तो 23 या मैक्सिमम 24 तक की होगी। अगर उसने 24 की भी मानी
तो मैं क्या कहूंगा सर 22 लाख प्लस 10% ऐड कीजिए, कितना हो गया 24,20,000 रुपए। विद इन 10% के दायरे में वैल्यूएशन ऑफिसर ने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दी है, देन ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। 30 लाख रुपए के हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, अब 24 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, वो विद इन 10% है, ऑटोमेटिकली मेरे को टैक्स में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन वे में जो इनकम टैक्स से नोटिस आते हैं वहां पर असेसी को चाहिए कि वो अपने असेसिंग ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन लगाए कि प्लीज सर एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कीजिए जो वैल्यूएशन देगा, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए जी, वेल एंड गुड। तो ये हमारा हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अब आते हैं हम मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जब आते हैं तो पहली बड़ी बात तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मींस नथिंग बट मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट फोकस ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आती हैं। एक, चलिए इसको हम डिफाइन करेंगे, अभी हमारा इसमें इसकी पूरी डेफिनेशन ही है प्रॉपर्टी की। चलिए पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं फिर से वही, विदाउट कंसीडरेशन, आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है वो भी विदाउट कंसीडरेशन, इट मींस प्योरली गिफ्ट है। और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, क्या एग्रीगेट, ऑलवेज रिमेंबर एग्रीगेट, जैसे मनी के टर्म्स में हमने कहा था एग्रीगेट, सिमिलरली यहां पर भी हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट की। जो भी आपको गिफ्ट मिले उन सब की मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए और उन सबको क्लब कर दीजिए। देन क्या वो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से एक्सीड करती है? अगर 50,000 रुपए से एक्सीड करती है तो वो पूरे का पूरा टैक्सेबल है, अगर 50,000 रुपए से कम है तो टैक्सेबल नहीं है। मान के चलिए मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन था या मेरा कोई भी ओकेशन था, मेरे वहां पर 4 दोस्त आए और उन्होंने 15,000 रुपए की पेंटिंग्स मुझे दे दी। 15,000 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू जिनकी थी, तो 4 पेंटिंग मिली, टोटल वैल्यू कितनी होगी 60,000 की। 60,000 ऑटोमेटिकली, ये 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरे के पूरा 60,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही 3 पेंटिंग होती तो 3 पेंटिंग के केस में मार्केट वैल्यू कितनी होती एग्रीगेट 45,000 बिलो 50,000, ऑटोमेटिकली मुझे कहीं कोई टैक्स नहीं देना था, ये सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाता, इसको मेरी इनकम के दायरे में आता ही नहीं। ठीक है, चलिए जी आते हैं हम क्लॉज बी पर, सी के क्लॉज बी पर, जहां वो कहता है आप लोगों ने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या खरीदी है फॉर ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इट मींस आपने खरीदी है। अब बेसिक सोचिएगा कि प्रैक्टिकली कितना अजीबोगरीब है प्रोविजन। हमने कहा मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने सामने वाले से मोल भाव किया, सामने वाले से मोल भाव किया, और मोल भाव में अगर सामने वाले को मुझे लगा कि भाई उसे तो जरूरत है, बेसिक जरूरत है, उसकी जरूरत बेसिक, उसको कहीं बहुत इमरजेंसी थी इसलिए उसने सस्ता दे दिया। सस्ता दे दिया तो मैंने जैसे ही वो सस्ता खरीदा और उस सस्ते में एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फिर से कंसीडरेशन से ज्यादा है, कितनी 50,000, मतलब कंसीडरेशन 50,000 रुपए से नीचे पड़ गई। मान के चलिए मेरे पास कोई एक लेडी आई, उन्होंने कहा सर मेरे को बड़ी इमरजेंसी है, आप प्लीज मेरी ज्वेलरी खरीद लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई लाओ खरीद लेता हूँ। ज्वेलरी कितने की? मैंने देखा यार मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू मुझे भी पता है, मान के चलिए मैंने सुनार को दिखाया जैसे भी, और मेरे को पता चला है 5 लाख रुपए की है। मुझे भी एक कह लीजिए कि मेरे को एक डिस्काउंट फैक्टर भी रखना है, रिस्क भी रखना है, जो भी फैक्टर काउंट की वजह से मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए की चीज बेशक है लेकिन मैं तो 4 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। ठीक है, और उस लेडी ने वो 4 लाख रुपए में ही मुझे सेल आउट कर दिया। इन दैट केस मुझे कितने का फायदा हुआ? 1 लाख रुपए का। इस केस में लॉजिकली सोचिएगा, क्या वास्तविकता में मैंने कोई गिफ्ट थोड़ी लिया है, गिफ्ट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स ये मान के चलता है कि नहीं सर आपने चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू से सस्ता खरीदा है तो इसमें गिफ्ट कंपोनेंट हो सकता है, और हो सकता नहीं, हम मानेंगे कि हो गया है, हो सकता नहीं, हम मानेंगे ही हो गया है, और इसीलिए इसको आपकी इनकम में ऐड बैक करा देंगे। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि क्या होता है, गेहूं के साथ घुन भी पीछे आता है, तो ऑटोमेटिकली लोग बाग तो टैक्स प्लानिंग करते हैं। एक्चुअल में लोग बाग इसकी अगर ये इस तरीके से ना हो तो लोग बाग टैक्स प्लानिंग क्या करेंगे, हाँ जी सर वो मैंने फलाने से ज्वेलरी खरीदी थी, ज्वेलरी की वैल्यू तो 1 करोड़ रुपए थी पर मैंने तो 1 लाख रुपए में खरीद ली थी, उसको इमरजेंसी थी, ठीक है, मेरे को तो 99 लाख रुपए का फ्री फालतू में टैक्स फ्री बेनिफिट मिल जाए। इसीलिए ये प्रोविजन में कहा गया कि नहीं सर अगर आपने कोई चीज सस्ती खरीदी, फेयर मार्केट वैल्यू से सस्ती ले ली, जो कि गैप है 50,000 एंड अबव, तो ये सारा का सारा आपकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा।
चलिए, वेल एंड गुड। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये इतना सब कुछ बता दिया, पता नहीं क्या कह रहे हैं, और हमने तो इतना ही जानकारी थी हमें तो कि भाई अगर मैं अपने पापा से लेता हूँ, मिसेज से लेता हूँ, बहुत लोगों से गिफ्ट लेता हूँ तो कहीं कोई टैक्स नहीं लगता। ये तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं कोई गिफ्ट में रियायत मिली हो, कोई कहीं छूट मिली हो। अब छूट मिलने की शुरुआत होती है। वो कहता है कि ये जो क्लॉजेस थे, चाहे वो क्लॉजेस 5 था, 6 था, या फिर 7 था, और या फिर एज ऑन टुडे क्लॉज 10। क्लॉज 10 वो कहता है कि जी ये क्लॉजेस आपके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन्स पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। किन किन ट्रांजेक्शन्स पर? अगर ये गिफ्ट आपको मिला है फ्रॉम एनी रिलेटिव। किससे मिला है? रिलेटिव से। अगर मान के चलिए ऑटोमेटिकली अब रिलेटिव की डेफिनेशन हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन फिर से वापस क्लॉज 7 में जानी पड़ेगी। ठीक है, हम क्लॉज 10 पढ़ रहे हैं, क्लॉज 10 से वापस क्लॉज 7 में जाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए हम समझते हैं रिलेटिव मीन्स, मान के चलिए मैंने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ गिफ्ट किया, डैम श्योर, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 1 अरब रुपए हो, उस पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। चाहे वो कैश में हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मेरे अगर रिलेटिव ने, मेरे पापा ने मुझे दिया, कहीं कोई टैक्स नहीं। मम्मी ने दिया, कहीं कोई टैक्स नहीं। मेरे सास ससुर ने दिया, कहीं कोई टैक्स नहीं। मेरी बीवी ने दिया, वैसे तो बीवियां देती नहीं है, लेकिन अगर देती है तो वेल एंड गुड, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बीवी देती है। नोटबंदी के अलावा, नोटबंदी में सबकी अधिकतर बीवियों ने दिया, प्रोवाइडेड मेरी बीवी ने तो वहां पे भी नहीं दिया। ठीक है, किस्मत ही खराब है। चलिए खैर, तो अब हम कहते हैं कि अगर आपकी बीवी ने भी दिया तो ऑटोमेटिकली ये रिलेटिव से है, कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिया में सबको पता है भाई, शादी होती है, शादी में दुनिया गिफ्ट करती है, ये जेन्युइन होता है, यहाँ टैक्स प्लानिंग नहीं होती कोई भी। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, गिफ्ट किसको मिल रहा है? जिसकी शादी हो रही है। किसको? दूल्हा और दुल्हन को। ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल को, ना कि उसकी फैमिली मेंबर को। अगर कोई ये कहे कि सर शादी हो रही है और गिफ्ट किसको मिल रहा है, मान के चलिए मैंने कहा कि मेरे भाई की शादी हो रही थी और मेरे दोस्त आए तो गिफ्ट उन्होंने मेरे को दे दिया कि यार लो भाई अमित जी, आपके भाई की शादी हो रही है, पकड़ो गिफ्ट। सॉरी सर, वो गिफ्ट वापस टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड 50,000 की लिमिट से अगर एक्सीड करता हो। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये गिफ्ट कब एग्जम्प्ट होंगे? जबकि ये मिलेंगे दूल्हे या दुल्हन को। ठीक है, चलिए जी, तीसरा, अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। अगर कोई अपनी वसीयत में ही कोई प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, यहां पर रिलेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव नहीं, विदाउट रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, रिलेटिव तो ऊपर ही आ जाता है। हम लोग कहते हैं अगर अदर देन रिलेटिव की बात करें तो यहां पर अगर कोई बंदा अपनी वसीयत में आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है तो लॉजिकली वो कहीं ना कहीं आपको टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहा है। वसीयत तो मतलब सीधी बात है, मरते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मरते हुए जब छोड़ के जाता है कोई भी बंदा, तो उस केस में जो भी वो अपनी वसीयत में लिखता है, इनहेरिटेंस में अगर किसी को मिलता है तो उस केस में कहीं कोई गिफ्ट की एजम्पशन नहीं ली जाती है और इसीलिए वो इनकम में शामिल नहीं होता है। चलिए अगला, इन दी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कोई बंदा बेड पर है, हॉस्पिटल में है, कहीं ना कहीं उसको लग गया भाई साहब मैं तो निकलने वाला हूं। डॉक्टर ने भी कई बार बोल ही देते हैं सर यहाँ पर दवाएं नहीं दुआएं ही काम आएंगी। ठीक है, तो ऐसी केस में जब उसको पता चल गया दुआएं ही काम आएंगी, उसने कहा भाई साहब एक काम करो पंडित जी, ये पकड़ो मेरी तरफ से गिफ्ट। ठीक है, क्योंकि आप ही दुआएं दे सकते हो, मुझे गिफ्ट मिला, ठीक है, मैंने दुआएं दी। तो इस केस में बेशक वो जिंदा रह गया, ठीक है, तो अब वो तो ऑटोमेटिकली ना तो वो विल है ना वो इनहेरिटेंस है, लेकिन उस केस में भी टैक्स प्लानिंग नहीं मानी जाएगी और उस केस में ये सब जेन्युइन मानते हुए इनकम से एग्जम्प्ट रह जाएगा, टैक्स फ्री वो गिफ्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए, फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी एज एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 1020। हम लोग कहते हैं सेक्शन 10 में लोकल अथॉरिटी डिफाइंड है। अगर वहां से कोई भी पैसा आपको मिलता है काइंड में, प्रॉपर्टी में, कैश में, तो उस केस में कहीं कोई गिफ्ट एजम्पशन नहीं की जाती है। अगला, फ्रॉम एनी फंड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन अंडर 10 सबसेक्शन 23C। 10 सबसेक्शन 23C में बोला गया है कि
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हैं जो चैरिटी के लिए रन करते हैं, चैरिटी के लिए रन करते हैं, वो अपने को इनकम टैक्स कमिश्नर के पास रजिस्टर करा लें सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C में। ठीक है, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हमारे हिसाब से, वो क्योंकि चैरिटेबल है। अब वो जो हॉस्पिटल है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो मान के चलिए जो उस हॉस्पिटल में बीमार गए, ठीक है, जो लोग बीमार गए उनको फ्री में इलाज हुआ, तो क्या वो फ्री का इलाज की कुछ तो वैल्यू होनी थी ना, कुछ तो वैल्यू है ही उसकी। मान के चलिए कोई पेशेंट उसमें एडमिट हुआ और सबको पता था कि यही इलाज अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराता है 1 लाख रुपए इलाज आता। अब उसके पास 1 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए उसने इस इंस्टीट्यूशन से अपना ट्रीटमेंट किया। 1 लाख रुपए का क्या हम उसमें गिफ्ट एजम्पशन कर लें? ठीक है, हम कहते हैं सर नहीं, इस केस में कोई एजम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है अदर देन सैलरी, प्लीज सैलरी नहीं, ठीक है, तो अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो उस केस में वो आप लोगों की इनकम के दायरे में नहीं होगा। चलिए, सेक्शन 12A एंड 12AA। सेक्शन 12A और 12AA में क्या कहता है? वो कहता है जी आप लोगों की कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओ होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, जो उन्होंने कहा कि हम चैरिटी के लिए काम करेंगे। हम मान के चलीजिए हम लोगों ने कहा कि भाई हम एजुकेशनल देंगे, लाइब्रेरी फैसिलिटी देंगे, धर्मशाला खोलेंगे, बहुत सारी तरीके से वो कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इनकम टैक्स कमिश्नर के पास सेक्शन 12A में एप्लीकेशन डाली और रजिस्ट्रेशन करा लिया कि सर मैं चैरिटेबल एक्टिविटी करता हूं और मेरे ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है फ्रॉम, और या फिर इन लोगों को ही मिलता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई, मान के चलिए बेसिक है ना, मान के चलिए मैंने कहा कि जी मैंने किसी लाइब्रेरी थी वहां पर, मैंने अपने बच्चे को वहां लाइब्रेरी में भेजा, लाइब्रेरी से वो उसने बेनिफिट किया क्योंकि लाइब्रेरी में फ्री किताबें मिली, फ्री में बैठने को मिला, उसने अपनी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बलबूते उसे कुछ तो बेनिफिट हुआ क्योंकि अदरवाइज यही किताबें खरीदनी पड़ती। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो ये बेनिफिट मिला ये टैक्स फ्री रहेगा, वैसा वर्षा। अब यही बच्चा जब पढ़ लिख गया तो उसने कहा यार मैं आप इसी लाइब्रेरी के ट्रस्ट को जो है मैं कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूं, तो उस केस में वो गिफ्ट भी इस सेक्शन 56(2) के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी क्लॉज 8 में पढ़ते हैं बाई एनी फंड। अब हम लोगों को पहली बार था फ्रॉम, अब की बार आया, इट मींस नथिंग बट वही 1023C मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैंने कहा मान के चलिए जैसे पहले एग्जांपल में कि भाई मैं एडमिट हुआ था, मेरा 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट फ्री में हुआ था, अब मैं ठीक ठाक होके आ गया, मुझे बाद में लगाया मेरे को 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, कुछ तो मेरे को रिवर्स भी कर देना चाहिए। मैं गया और मैंने उस चैरिटेबल हॉस्पिटल को, चैरिटेबल डिस्पेंसरी को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, उसको मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से ये 51,000 रुपए का गिफ्ट पकड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या वो इस सेक्शन में कवर होगा? हमने कहा नहीं, कवर तो हो सकता था, लेकिन यहां पर हमने उसको एक रिलैक्सेशन दिया और हमने कहा कि सर अब ये चीज इसमें कवर नहीं होगी। चलिए जी अगेन सेक्शन 47। सेक्शन 47 जो है कैपिटल गेन का, वो ये कहता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हम ट्रांसफर मानते ही नहीं है। सेक्शन 47 में प्रॉपर्ली एक बेसिक समझ लीजिए, हमने कहा कि मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी से मतलब प्रॉपर्टी या कोई भी असेट है मैं किसी बंदे को ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, सेल करता हूँ, बार्टर सिस्टम में हो सकता है कैसे भी, तो वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती हैं। जब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती हैं तो सेक्शन 47 कुछ ट्रांजैक्शंस को यहां से एग्जम्प्ट कर देता है। वो कहता है कि नहीं यार ये ट्रांसफर तो है लेकिन हम इनकम टैक्स में इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, वेल एंड गुड। तो उसके इन क्लॉजेस को क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 6, क्लॉज 6 के बाद 6A, 5, 6, AA एंड समथिंग, इन लोगों, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इन ट्रांजैक्शंस को भी हमने कवर नहीं करना है। बेसिक समझ लीजिए, है कुछ नहीं, ये सारी ट्रांजैक्शंस है, कहीं ना कहीं क्लॉज 1 को छोड़ दीजिए, क्लॉज 1 पर समझ लेते हैं। क्लॉज 1 इज नथिंग बट पार्टीशन ऑफ एन HUF। एक HUF है, उसका पार्टीशन हुआ, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी डैम श्योर उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। जब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी तो मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री में पैसा, फ्री में कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं शायद ITO कह सकता था कि सेक्शन 56(2) में कवर है। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, इस केस में कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि इनकम टैक्स रूलिंग में
एक बार HUF वाइंड अप हुई, पार्टीशन हुई, वो परमानेंट वाइंड अप हो जाती है। पार्शियल पार्टीशन का हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। तो वंस पार्टीशन हुआ HUF का, वो परमानेंट हो गया, HUF खत्म हो गई। HUF खत्म हो गई तो क्या वो ऐसे केस में वो टैक्स प्लानिंग कर होगी? नहीं हो रही होगी सर, टैक्स प्लानिंग नहीं होती है ऐसे केस में। ये बेसिक एजम्पशन है। तो जब एजम्पशन ही हमारी इस तरीके की है, उस केस में हमारी टैक्स प्लानिंग है ही नहीं, तो उसमें क्यों हम इसे ट्रांसफर माने और क्यों हम इसे टैक्स कराएं। क्लॉज 4 और 5 बाकी में देख लीजिए, बाकी सब में कुछ नहीं है। एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी दोनों कहीं ना कहीं एक ही एंटिटी है, दोनों कहीं ना कहीं एक ही एंटिटी है। क्या है? जैसे क्लॉज 4 को देखें, 100% सब्सिडरी, एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर किया कोई एसेट, और वो भी कौन सी सब्सिडरी? जो उसकी 100% सब्सिडरी है, एक भी शेयर कहीं और नहीं है। इट मीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक ही तो कंपनी है। क्लॉज 5 में चले जाइए, वाइस वर्सा, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दे दिया, भाई एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। अमलगमेशन में दोनों कंपनियां एक ही होने वाली हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी कहीं कोई वो नहीं है। देन डीमर्जर में एक हाथ से दूसरे हाथ डीमर्ज हुए, तो है तो एक ही एंटिटी से अब दो एंटिटी कहलाएंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं जहां हम लोगों ने कहा कि इन केसेस में भी हम 56(2) की इन्वॉल्वमेंट नहीं मानेंगे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कहा कि एक इंडिविजुअल है जिसने एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बनाकर वो किस के पर्पस के लिए बनाया था? फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। उसने वो ट्रस्ट बनाया था अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए। मैंने एक ट्रस्ट बनाया अपनी वाइफ और बच्चों के बेनिफिट के लिए, तो उस ट्रस्ट में जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो 56(2) में कवर नहीं मानी जाती है। चलिए वेल एंड गुड। अब हम लोग कहते हैं कि सर आप लोगों ने जब इतना कहा था तो हम लोगों ने पहले ही बोला था कि इसमें 56(2) में रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। एक दूसरा हमने ये भी बोला था प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। चलिए तो पहले हम प्रॉपर्टी की वैल्यू समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? तो प्रॉपर्टी क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, ये तो सबको पता है। क्रूशियली आप मूवेबल प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी में केवल और केवल यही चीजें शामिल होंगी, गिनी चुनी 8 चीजें हैं। पहली शेयर एंड सिक्योरिटीज, दूसरी ज्वेलरी, तीसरी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, देन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियंस। ठीक है, ओनली यही 8 चीजें हैं। इन 8 चीजों के अलावा बाकी कोई भी चीज है वो अगर इन कैटेगरी में नहीं आती है तो वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इट मींस 56(2) में भी नहीं आएगी। टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे किसी दोस्त ने मुझे एक कार गिफ्ट कर दी, तो कार क्या इस डेफिनेशन में आती है क्या? सर चेक कीजिए, कार इस डेफिनेशन में नहीं आती है। तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इसलिए क्रूशियली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, अब हम कहते हैं ठीक है जी, अगर ये वाली बात है तो अब रिलेटिव की डेफिनेशन भी समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, रिलेटिव की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। रिलेटिव नथिंग बट, हम पहली बड़ी बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में। ठीक है, एक इंडिविजुअल के केस में उसका स्पाउस, डैम श्योर वो रिलेटिव है। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, डैम श्योर है मेरा भाई और मेरी बहन मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आने ही चाहिए थे। देन ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस, मेरी बीवी का भाई, मेरी बीवी की बहन, ये भी मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलिए ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब अगर मैं पिताजी की तरफ से सोचूं तो मेरे चाचा जी और ताऊ जी, ठीक है, और मेरे पिताजी की तरफ से ही उनकी बहन मतलब मेरी बुआ। ठीक, वेल एंड गुड। मेरी माताजी की तरफ से जाऊं तो मेरी माताजी की तरफ से उनका भाई हो जाएगा मेरा मामा, और बहन हो जाएगी मेरी मौसी। तो मामा और मौसी भी मेरे रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। याद रखिएगा, अभी तक हम केवल मामा की बात कर रहे हैं, मामी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अभी तक मामा की बात हुई है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एनी लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मैंने कहा मेरे पिताजी लीनियल असेंडेंट, मेरा बेटा, डैम श्योर वो भी मेरा वो आएगा, रिलेटिव की डेफिनेशन में आना ही चाहिए था। चलिए जी, देन एनी लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, वही वाली बात, मेरे पिताजी जो हैं, सॉरी मेरी जो मिसेज है उसके पिताजी वो भी मेरे रिलेटिव आएंगे, उनकी माताजी वो भी मेरे रिलेटिव होंगी। चलिए, देन क्रूशियली स्पाउस, जब मैंने कहा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मामा जी तो हैं, क्या मामी भी? तो मामी जी कवर होंगी क्लॉज जी में शामिल। क्लॉज जी में वो हो जाएंगी स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन आइटम B2F। B2F में जो मैंने कहा कि मेरी बहन, मेरा भाई,
ठीक है, मेरी साले, मेरी साली, ठीक है, तो उनके स्पाउस भी अब शामिल हो गए। इट मीन्स कि मेरी भाभी भी मेरी रिलेटिव होंगी, मेरे जीजा भी मेरे रिलेटिव होंगे, ठीक है, मेरी जो साले की मिसेज होंगी वो भी होंगी, ठीक है, मेरे जो वो होंगे साली साहिबा के हस्बैंड होंगे वो भी मेरे रिलेटिव कहलाएंगे। मामा मामी, चाचा चाची, ताई चाची ताई, फूफा, सारे रिलेटिव हो जाएंगे, ठीक है। क्रूशली याद रखिएगा यही लोग डेफिनेशन में शामिल हैं इंडिविजुअल के पॉइंट पर, ठीक है, पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, इन केस ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि अगर इवन 2017 से पहले जाए तो टैक्स ही केवल दो लोगों पर लगता था, इंडिविजुअल या एचयूएफ पर। 2017 के बाद हम लोगों ने कहा एनी पर्सन में तो बाकी लोग भी आ गए हैं। तो अब पहले तो हम ये समझें इंडिविजुअल के लिए तो ये रिलेटिव हैं, इन लोगों की ट्रांजेक्शन पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। एचयूएफ के केस में रिलेटिव कौन होते हैं? ओनली एंड ओनली एनी मेंबर देयर ऑफ। एचयूएफ के जो भी मेंबर हैं वही उसके रिलेटिव हैं। इट मींस अगर कोई एचयूएफ का मेंबर एचयूएफ को कोई गिफ्ट करता है तो वो ट्रांजैक्शन इस दायरे में नहीं आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, एक मेंबर ने गिफ्ट किया है एचयूएफ को, वाइसा वर्सा ट्रांजैक्शन करिए, वाइसा वर्सा कीजिए। एक एचयूएफ ने गिफ्ट किया है अपने मेंबर को, तो क्या वो इस कैटेगरी में है? सॉरी सर, नहीं। क्यों? एचयूएफ ने किसको किया है? मेंबर को। और मेंबर कौन है? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के रिलेशंस में कहीं पे भी एचयूएफ है? सॉरी सर, एचयूएफ नहीं है, एचयूएफ नहीं है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली अगर एचयूएफ ने कोई भी पैसा अपने किसी मेंबर को गिफ्ट कर दिया तो वो गिफ्ट की परिभाषा में आएगा और उसको कहीं कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली अगर वो लिमिट 50,000 रुपए से बड़ा कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन थी हमारी रिलेटिव की। इट मींस अगर आप गौर से देखें, फिर से इंडिविजुअल के केस में है, एचयूएफ के केस में है, पार्टनरशिप के केस में, पार्टनर के केस में सॉरी सर कोई रिलेटिव नहीं होता, कंपनीज के केस में कोई रिलेटिव नहीं होता। तो रिलेटिव केवल और केवल इंडिविजुअल्स के केस में होते हैं या फिर एचयूएफ के केस में होते हैं। बाकी किसी केस में भी इनकम टैक्स में कोई भी रिलेटिव एज्यूम नहीं किया गया है, ठीक है। आई होप सभी यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे टैक्स लगता है, कैसे नहीं लगता है। बट स्टिल फिर भी और क्लियरेंस के लिए और क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को करने के बाद हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस गिफ्ट की परिभाषा में आती हैं, कैसे गिफ्ट की कैलकुलेशन में इनकम कैलकुलेट होती है और कैसे उस पर बाद में इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। चलिए, तो इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। हमने कहा मिस्टर रमेश हैं, रमेश की ने कुछ ट्रांजेक्शन करी हैं, 8 ट्रांजेक्शन दी हैं। पहली ट्रांजेक्शन ही रिसीव्ड एक सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम हिज 5 फ्रेंड्स। 5 दोस्तों से 10,000 करके 50,000 रुपए मिल गए, ठीक है। चलिए, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। गिफ्ट के लिए हम लोगों ने कहा सेक्शन 56(2) के लिए हमारी इनकम जो भी होती है, ठीक है, 56(2) के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम अपने गिफ्ट को करते हैं, पहली कैटेगरी मनी और मनी काइंड, ठीक है, मतलब गिफ्ट, प्योर गिफ्ट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है हमेशा समथिंग कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को क्या, एक हो सकता है विदाउट कंसीडरेशन मतलब सीधा गिफ्ट, और एक दूसरा हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने खरीदी है, मतलब विद कंसीडरेशन है, विद कंसीडरेशन। ये हमारी हुई तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी हमारी हुई कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको सीधी सीधी गिफ्ट मिली है या जिसे हम बोल देते हैं विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसीडरेशन। एंड देन पांचवी, देन हम लोगों ने कहा मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये क्या है? विद कंसीडरेशन, ठीक है, विद कंसीडरेशन।
ठीक है, ये हमारी 5 कैटेगरी होती है। तो अब हमने पहली कैटेगरी में 10,000 रुपए के हिसाब से पहला आइटम हमारा था 10,000 into 5, लेकिन टोटल कितना हुआ, केवल 50,000, और 50,000 बिलो 50,000 है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर बोला है 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो 50,000 रुपए तक है, इसलिए ये हो जाएगा टैक्स फ्री। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोगों ने कहा रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ कार, कार मिली, इट मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है सर, क्योंकि यहां तो ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आती है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कार शामिल ही नहीं है। जब कार शामिल नहीं है तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा टैक्स फ्री। ठीक है, चलिए तीसरा, he gets a gift of house property from his friend, हाउस प्रॉपर्टी मिली अपने दोस्त से, हाउस प्रॉपर्टी मिली लेकिन कितने रुपए की, 40,000, ठीक है, जो कि कितनी, 50,000 रुपए से कम है, क्योंकि 50,000 रुपए से कम है तो ये भी हो जाएगी टैक्स फ्री। ठीक है, चलिए जी अगला हम लोगों ने कहा ही गेट्स ए गिफ्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फ्रेंड इन मुंबई, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन इज 4 लाख। हम लोगों ने कहा स्टैंप ड्यूटी आपकी बार कितनी मिली है, हाउस प्रॉपर्टी फिर से मिली, आपकी बार कितने की मिली है, 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की मिली, अबव 50,000, तो ये मेरी इनकम टैक्स के दायरे में आ गई, और हमने कहा इस 4 लाख रुपए को आप अपनी इनकम में शामिल करा दीजिए। पहली बार 4 लाख रुपए एक टैक्सेबल हो गए। अगला पांचवा है, he gets a gift of house property from his father in Noida, किससे मिला है, गिफ्ट तो मिला है, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिला है, और वो 2 लाख रुपए का किससे मिला है, लेकिन फादर से मिला है, और फादर से मिला है तो फादर किसकी कैटेगरी में आते हैं, फादर आते हैं रिलेटिव की कैटेगरी में। ठीक है, रिलेटिव की कैटेगरी में, तो जब रिलेटिव की कैटेगरी में आता है तो आते हैं, तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। ठीक है, इस पर भी कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी हम लोग गए अगला, हम लोगों ने कहा कि ही परचेज ए प्रॉपर्टी एट गाजियाबाद फॉर 50 लाख रुपीज, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन इज 60 लाख रुपीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसीडरेशन, आपने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कितने की, 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए का 10% जोड़ दीजिए, कितना, 5 लाख रुपए, इट मींस 55 लाख, 55 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी है, हमने कहा 60 लाख रुपीस, क्या ये ज्यादा है, हाँ सर 60 लाख रुपीस ज्यादा है, ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली गैप कितने का है, अब गैप किससे निकालेंगे, 60 का वापस ओरिजिनल कंसीडरेशन से, ओरिजिनल कंसीडरेशन 50 लाख रुपए, इट मींस गैप कितने का हो गया, 10 लाख रुपीस, और ये 10 लाख रुपीस पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए देन हम लोगों ने कहा ही परचेज ए वर्क ऑफ आर्ट, एक वर्क ऑफ आर्ट खरीदा, और कितने का खरीदा, 50,000 रुपए का, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 50,000 रुपए। हम लोगों ने कहा विद कंसीडरेशन कोई चीज खरीदी गई है, 50,000 रुपए की खरीदी गई है, लेकिन वो फेयर मार्केट वैल्यू थी एफएमवी इज नथिंग बट 60,000, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा, नहीं सर अभी नहीं, अभी हम कैलकुलेट कंफर्म नहीं है कि ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा प्रोवाइडेड सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसीडरेशन, अगर इनका डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाए। चलिए अगला भी है, उसने कहा एक ज्वेलरी भी खरीदी थी सर, ज्वेलरी कितने की खरीदी थी, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की खरीदी थी, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5,90,000 रुपए सर, कितनी, 5,90,000 रुपए, तो फिर से डिफरेंस कितने का हो गया, 90,000 रुपए का, जैसे 90,000 रुपए का हुआ, टोटल ट्रांजैक्शन टोटल कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का, जैसे 1 लाख रुपए का हो गया तो हमने कहा इस 1 लाख रुपए को भी यहाँ शामिल कर दीजिए, जैसे ही शामिल कर दीजिए तो अब हम कहेंगे बाकी तो सारी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री थी, जो भी थी ये भी टैक्स फ्री, और भी बहुत सारी, लेकिन ये कुछ ट्रांजैक्शन 4 लाख, 10 लाख, 10,000 प्लस 90,000 मींस टोटल 1 लाख, और इसका मतलब हो गया टोटल 15 लाख, इस 15 लाख रुपीस को आपकी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। ये 15 लाख रुपए की जो आप लोगों को गिफ्ट मिले हैं आइदर इन कैश और इन काइंड, और एज्यूम किया है किसने, अगर गौर से देखा जाए इसमें से ये 10 लाख रुपए तो
एजम्पशन है। ये 10 लाख रुपए जेन्युइनली आपको गिफ्ट नहीं था, जेन्युइन गिफ्ट नहीं था, लेकिन इनकम टैक्स ने सेक्शन 56(2) में एक एजम्पशन ली कि भाई हमारे हिसाब से चूंकि आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से सस्ता खरीदा है और ये गैप 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो ये आपकी इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। और इनकम टैक्स में शामिल कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है सर, आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही मेन क्रूशली जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यही जो हमारा क्रूशल है, कौन सा क्लॉज 6, इसी चीज के ऊपर कहीं ना कहीं आज की डेट में काफी दिक्कतें लोगों को आती हैं, यहीं पर नोटिस आते हैं। और इसी केस में हम कहते हैं कि 50 सी के केस में 50 सी के केस में आप लोग एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कुछ नई जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज इसे शेयर करें, जितने ज्यादा शेयर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, स्पेशली परचेजर के केस में कहूंगा, जो भी लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस प्रोविजन की जानकारी होनी जरूरी है, वरना वो बहुत बाद में मतलब उनको दिक्कतें आती हैं, नोटिस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से नॉलेज हो तो शायद कुछ प्रिकॉशंस, कुछ अवेयरनेस, कुछ केयर वो ली जा सकती है। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स।